हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास करने वाले इंडियन पॉलिटी की जो PYQ सीरीज़ है, जो लास्ट 20 साल के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके लिए हमने मेहनत करके जो सारे जो जितने भी क्वेश्चन है सबको मैंने एक ही फॉर्मेट में प्रिपेयर करे हैं, जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ईजी वे में आप समझ सके और प्रैक्टिस हो सके, जितना जो आपने पढ़ा है उसका प्रैक्टिस हो सके, उसके लिए मैंने यहाँ सीरीज़ प्रिपेयर करी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा आज का टॉपिक है जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। उसका जो पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नियत है। यानी जो पहला ऑप्शन है हमारा जो है ये भारत के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है संसद और सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI, डी ऑप्शन है विधि आयोग। तो इसका जो आंसर है वो है संसद यानी पार्लियामेंट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है, पावर है, किसमें नियत है, यानी वो संसद के अंदर है। संसद कानून ला सकती है जिसके थ्रू न्यायाधीश की वृद्धि की जा सकती है। यानी बाकी ऑप्शन गलत क्यों है इसके बारे में जानते हैं हम। जैसे भारत के संविधान के आर्टिकल 124(1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने या उसमें वृद्धि करने का अधिकार केवल संसद के पास है। संसद कानून बनाकर उस समय समय पर यह संख्या बढ़ाती है। वर्तमान में अधिकतम न्यायाधीश की संख्या 34 यानी एक CJI है प्लस 33 है जो अन्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन है जो UPSC प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया था और UPPCS मेंस 2016 में और BPSC 64 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन की सीरीज़ हम जो पढ़ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आपको ये तो प्रैक्टिस करके ही जाना है, क्योंकि पता नहीं चलता एग्जामिनर का माइंड किस टाइप सा है, जो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जैसे डाल देता है सीरीज़ में। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सारी चीज़ें हैं जो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है केंद्र और राज्यों के बीच में होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो पहला ऑप्शन है परामर्शदात्री अधिकारिता यानी एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, और सेकंड ऑप्शन है अपीलीय अधिकारिता, थर्ड ऑप्शन है मूल आरंभिक अधिकारिता, और डी ऑप्शन है रिट अधिकारिता यानी जो रिट है जो ज्यूरिडिक्शन है। और इसका जो आंसर है वो मूल या आरंभिक अधिकारिता यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। ये है सी ऑप्शन है जो राइट है, बाकी ऑप्शन है जो गलत है। जानते हैं गलत क्यों है ऑप्शन, इसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल 131 के तहत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच कोई भी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ है कि ऐसे मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही सुने जा सकते हैं, किसी अन्य निचली अदालत में नहीं सुने जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी या सार्वजनिक महत्व के मामले में परामर्श मांग सकते हैं। आर्टिकल 131 ऑप्शन है ए, और बी ऑप्शन है आर्टिकल 137, और सी ऑप्शन है आर्टिकल 141, और डी ऑप्शन है आर्टिकल 143। तो आंसर है जो आपको बताना है पहले, और जो ऑप्शन में दे रखा है वैसे आंसर है इसका डी 143, जो भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में से कानूनी या सार्वजनिक महत्व के मामले में एडवाइस मांग सकते हैं, यानी परामर्श मांग सकते हैं। बाकी ऑप्शन गलत हैं। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने की शक्ति देता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, नई सर्वोच्च न्यायालय के हर मामले में सलाह देने के लिए बाध्य है। तो इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो BPSC 67 में पूछा गया था 2022 में, और UPRO में 2016 में पूछा गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है। आर्टिकल 137, 130 और 139 और 129। तो इसमें जो ऑप्शन है 137 है जो राइट है, बाकी सारे गलत है। अब इसके बारे में जानते हैं। 137 जो ऑप्शन है आर्टिकल है के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपना स्वयं के निर्णय या आदेशों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। यदि न्यायालय को लगता है कि पिछले निर्णय में कोई त्रुटि भी या न्यायालय के हित में बदलाव आवश्यक है तो वो अपने निर्णय को बदल सकता है। ये जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास में शक्ति है अलग से। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो पूछा गया है UPPCS प्रीलिम्स 2020 में और मेंस 2017 में भी पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने का अधिकार संविधान में क्या बताया गया है। ऑप्शन है पहला है जो है ए संविधान का उल्लंघन, और बी है जो सिद्ध कदाचार या असमर्थता, सी है भ्रष्टाचार करप्शन, और डी है जो उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा बी है जो राइट है, सिद्ध कदाचार असमर्थता, ये ज़्यादा फिट बैठता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो देखते ही आप ऑप्शन क्लिक कर लोगे। भ्रष्टाचार करप्शन ये इस मामले में नहीं, ये अलग है, क्योंकि जब तक संसद इस पर कमेटी गठित नहीं करती और राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। संविधान का उल्लंघन तो इसके रिव्यू कमेटी होती है, उसके भी अलग से जो सिद्धांत है। लेकिन जो सिद्ध कदाचार या असमर्थता यानी जो फैसला लेने में असमर्थता या फिर उसके पूरा उस पर डिपेंड करता है,
तो आर्टिकल 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या जैसे प्रोवेड मिसबिहेवियर या असमर्थता इनकैपेबिलिटी के आधार पर ही संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यानी संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति महाभियोग का आधार है, न्यायाधीश का नहीं। यानी संविधान का अलग उल्लंघन जो है वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग चलाने का प्रक्रिया है, लेकिन न्यायाधीश के आधार पर नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है और आरओ में भी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है? तो ए ऑप्शन है जो आर्टिकल 129, बी ऑप्शन है 131, सी ऑप्शन है 143 और डी ऑप्शन है 132। तो इसमें जो आंसर है हमारा ए ऑप्शन है जो राइट है 129, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का जो अभिलेख का जो आधार है वो किस जो घोषित करता है, कौन घोषित करता है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे ऑप्शन इसका है जो ए है जो राइट है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है, यानी सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके दो मुख्य अर्थ हैं, यानी इसके निर्णय जो और कार्यवाही और कृतियों को शाश्वत समर्थी और प्रमाण के लिए रखा जाता है और इसे अपने अवमानना के लिए दंड होने की शक्ति प्राप्त है, जो ये सर्वोच्च न्यायालय में अपने आप में एक अलग करता है। और अगला क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015 में और बीपीएससी 65 में 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार भी आने के चांसेस इस टाइप के क्वेश्चन के। भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस में है? यानी ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय में, बी है उच्च न्यायालयों में, डी है सी है जिला या सत्र न्यायालयों में और डी है उपरोक्त सभी में। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए राइट है, सर्वोच्च न्यायालय। और बाकी जो इसका जो एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, आर्टिकल 127 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। जब सर्वोच्च न्यायालय का सत्र आयोजित करने के लिए स्थायी जो न्यायाधीश है उसके कोरम पूरा नहीं होता है, तब भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से उस न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। और ये व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ली गई है। ये जो व्यवस्था है ये फ्रांस से। ये मैं जैसे व्याख्या आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फंस जाते हैं, तो यहाँ से पढ़ने से भी आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। और अगला हमारा क्वेश्चन है 8th है, जो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है? यानी 2017 में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में और 21 में आरओ में पूछा गया है। इसका ए ऑप्शन है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के आदेशों को संवैधानिक की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति पहला ऑप्शन है। बी है जो निचली अदालतों के फैसलों को बदलने की शक्ति। सी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णयों पर सहमति देना। डी ऑप्शन है चुनाव आयोग के कार्यों की निगरानी करना। तो इसका जो ए है वो राइट है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, यह न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की ये वह शक्ति है जिसके द्वारा विधायकों के कानून और कार्यपालिका के आदेशों की जांच करती है और संविधान के जो प्रावधान के उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। यानी ये अवधारणा है जो अमेरिका यूएसए से ली गई है, यानी संविधान से ली गई है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो 2014 में यूपीपीसीएस मेंस में और बीपीएससी 60 और 62 दोनों में पूछे गए, 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन और भत्ते किस पर भारित होता है? यानी जैसे संसद जो हमारी जो भारतीय रिजर्व बैंक पर भारित होते हैं, या भारत की संसदीय निधि पे, या भारत की आकस्मिकता निधि पर, या फिर वित्त आयोग पर। तो इसका जो ऑप्शन है बी है जो राइट है, भारत की संसदीय निधि पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते जो भारित होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछने के चांस है। इसकी जो व्याख्या एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो है, पेंशन और ये सब भारत संसदीय निधि के ऊपर भारित है और इस पर संसद मतदान नहीं किया जा सकता, यानी इस पर जो है संसद में डिस्कस नहीं किया जा सकता, इस पर वोटिंग नहीं की जा सकती। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर है, जनहित याचिका की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई है? संसदीय अधिनियम द्वारा, या फिर संवैधानिक संशोधन द्वारा, या न्यायिक पहल द्वारा, या फिर राजनीतिक दलों द्वारा। तो इसका जो आंसर है सी जो राइट है, न्यायिक पहल द्वारा। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। भारत में जनहित याचिका जो PIL है की शुरुआत 1980 यानी 1980 के दशक में न्यायिक पहल के माध्यम से हुई थी। इसकी प्रेरणा के मुख्य रूप से न्यायमूर्ति PN भगवती, ये याद रखना आप, और न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 में और 2022 में पूछा गया था। किसी ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे को सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गोलकनाथ मामला और केशवानंद भारती मामला 1973 और मिनर्वा मिल्स मामला 1980 और SR बोमई मामला 1994। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने एम लक्ष्मीकांत या कहीं से भी पॉलिटी पढ़ी होगी और सुप्रीम कोर्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसको ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा। ये जो दे रखे हैं गोलकनाथ मामला और केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल मामला, SR बोमई मामला, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, RAS और SCS, ये यूपीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है BA केशवानंद भारती मामला जो 1973 में हुआ था। और 1973 में जो हमारे जो टाइगर पर उस पर भी जो संशोधन किया गया था, संविधान बना था। व्याख्या इसकी
24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ ने मूल ढांचे यानी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार संसद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे को नष्ट या परिवर्तन नहीं कर सकती। ये मामला था। और इसके बाद इस मामले में जैसे इंदिरा गांधी सरकार उसमें बहुत ज़्यादा टकराव हुआ था और उसके बाद में उन्होंने कई अलग अलग से परिवर्तन किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के मामले में। अगला क्वेश्चन है यूपीपीसी आरओआर प्लेब्स 2014 में और बीपीएससी 56 और 59 में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को निपटारा करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? यानी जो पहला ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, और बी ऑप्शन है संसद की संयुक्त समिति, और सी ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और डी ऑप्शन है दिल्ली उच्च न्यायालय। तो इसका जो आंसर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन भी गलत है इसमें, इसका ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट राइट है। और व्याख्या इस प्रकार है, संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली में होगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से इस पीठ कहीं और स्थापित कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी जो मुख्य न्यायाधीश है सीजीआई है हमारे, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से इसकी पीठ कहीं भी और स्थापित कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच कहीं और भी खोल सकते हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई या गुजरात या जयपुर, कहीं भी ओपन हो सकती है। इसका ए ऑप्शन है 129 में दे रखा है, और बी ऑप्शन है आर्टिकल 130 में, सी ऑप्शन आर्टिकल 131 में, और डी ऑप्शन है आर्टिकल 132 में। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है राइट है। 130 में दे रखा ऑप्शन कि सीजीआई जो हमारे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसकी स्थापना कहीं और भी कर सकते हैं, यानी उसकी खंडपीठ की। अनुच्छेद 130 ये प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित होगा। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश को अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट से सर्वोच्च न्यायालय की पीठ देश में किसी अन्य स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं। अब तक श्रीनगर और हैदराबाद में ऐसी बैठकें हो चुकी है, यानी श्रीनगर और हैदराबाद में भी ऐसी बैठकें हो रखी है इनकी खंडपीठ की। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति है जो कौन करता है? ये आरओआर 2021 और यूपीपीसी 2019 में पूछा गया है। इसका ए ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, और बी है भारत के राष्ट्रपति, और सी है कानून मंत्री, डी है जो कॉलेजियम है। तो इसका जो बी है वो राइट है। भारत के जो राष्ट्रपति है वो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर सकते हैं। और ये जो है 126 के तहत जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो बीपीएससी 66 में पूछा गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, या संसद द्वारा कानून बनाकर, या फिर मुख्य न्यायाधीश के आदेश से, या विधि आयोग की सिफारिश पर? तो बी ऑप्शन है संसद द्वारा कानून बनाकर, और इसकी जो व्याख्या इस प्रकार है, संविधान के आर्टिकल 138 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार सर्व क्षेत्र जो शक्तियों में वृद्धि करने का केवल संसद, और संसद विधि कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त अधिकार सौंप सकती है, यानी संसद के पास ही कानून बनाकर इसमें अलग से शक्तियां दी जा सकती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों तक उस न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? तो ए ऑप्शन है 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, 15 वर्ष का, और 20 वर्ष का। यानी जो बी ऑप्शन है हमारे 10 वर्ष का वो राइट है, बाकी सारे गलत है। गलत क्यों, इसके बारे में जानते हैं। 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता है जो भारत के नागरिक होना चाहिए, और 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, और राष्ट्रपति की राय से पारंगत विधिवेता हो। यानी ये सारे जो है उनमें खूबियाँ होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन। और अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त लेकिन उच्च न्यायालयों को नहीं है? यानी ये यूपीपीसी 2018 में पूछा गया है, और यूपीएससी 2018 और यूपीपीसी 2021 में भी पूछा गया है। ऑप्शन है रीट जारी करने की शक्ति, और बी है न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति, सी है राष्ट्रपति को कानून मामले में परामर्श देने की शक्ति, और डी है अभिलेख न्यायालय होने की शक्ति। तो इसका जो ऑप्शन सी है जो राइट है, राष्ट्रपति को कानून मामलों में परामर्श देने की शक्ति है अलग से। 143 के तहत परामर्शदात्री अधिकारिता और केवल सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के पास है। यह उच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाह देने का कोई अधिकार नहीं होता है। अन्य 3 शक्तियां जैसे न्यायिक रीट और न्यायिक पुनरावलोकन और अभिलेख, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों के पास शक्ति होती है सलाह परामर्श देने की। अगला है कॉलेजियम प्रणाली क्या है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, यूपीपीसी मैथ्स 2016 में पूछा गया है। ये इसके ऊपर 2015 में जो संविधान जो संशोधन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में इसको वापस बैक ले लिया गया था, रिमूव कर दिया गया था कॉलेजियम सिस्टम। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से राज्यपालों की नियुक्ति से, और डी ऑप्शन है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से। तो इसका जो बी है वो राइट है, न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से रिलेटेड है ये कॉलेजियम सिस्टम। एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण है कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होता है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं इसमें, और ये प्रणाली 1993 के सेकंड जज केस में कैसे विकसित हो रखी है। अभी तक इस पर
कानून नहीं बना है कॉलेजियम सिस्टम को हटाने का। बहुत बार ये मुद्दा उठता है न्यूज़ और मीडिया में कि कॉलेजियम सिस्टम है वो ख़त्म होना चाहिए, इसमें नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, यानी राष्ट्रपति को, संसद को, या सर्वोच्च न्यायालय को, या भारत के महान्यायाधिपति को। तो हमारा जो ऑप्शन है सी है वो राइट है, यानी सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है संविधान की व्याख्या करने का। और इसका एक्सप्लेनेशन है इस प्रकार है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक यानी गार्डियन और अंतिम व्याख्याकार माना जाता है। यदि संविधान के किसी प्रावधान का अर्थ स्पष्ट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या अंतिम और सर्वमान्य होती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात वकालत कर सकते हैं। और इसका जो ऑप्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी 68 में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, और केवल उच्च न्यायालय में, सी है किसी अन्य न्यायालय में, और डी है जो राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी न्यायालय में। तो इसका ऑप्शन है जो सी है जो राइट है, किसी भी न्यायालय में नहीं। ये जो नहीं है ना, ये बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यही क्वेश्चन को गलत करवा सकता है और राइट करवा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात वकालत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप न्यायाधीश बन सकते हैं उसके बाद में आप वकील बन के वकालत नहीं कर सकते, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी एससी के। अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यायाधीश की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए संविधान के आर्टिकल 124(7) में यह प्रावधान है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट अन्य उस न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो नहीं कर सकते। ये आप बड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूजन करता है इसी। अगले इसमें जो क्यूक रिवीजन के मैंने कुछ जो बनाई है लैंडमार्क केसेस, सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक वाद जो है इस प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ये आप अलग से नोटपैड बना देना या फिर कॉपी में इसको नोट कर देना। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इस क्लासेस की कंप्लीट पीडीएफ है जो पेंट ऑफ आईएएस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। और मैं ये सीरीज़ पूरी सब्जेक्ट के सारे टॉपिक पे, सारे चैप्टर पे बनाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपोर्टेड हो रखे हैं। आपको जिस भी बंदे को प्रिपरेशन ठीक ठाक कर रखी है और उसको लगता है कि मुझे अभी अपने आप को सेट करना है, और जिसने बंदे की ठीक ठाक प्रिपरेशन भी नहीं हुई है और पीवाई क्यू अच्छे से कर जाएगा, तो भी आपके 50 से 60% चांसेज है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पीवाई क्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इसमें से मेन टॉपिक है वो यहीं से कवर हो जाते हैं। तो आपको यहाँ ये सीरीज़ कंप्लीट करनी चाहिए, और इसकी जो पीडीएफ है सारी आपको वहाँ मिल जाएगी। आपको प्रिंट निकलवा देना है और ये आपको बैठे बैठे ईयरफोन लगा देना, आराम से देखते जाना है, कुछ भी नहीं करना है। बहुत ईजी वे में मैंने समझा रखा है, पूरा अच्छे से फॉर्मेट करिए, बहुत मेहनत लगी इसमें। तो अगला है, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 में हुआ था। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था, ये याद रखना। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये 1980, ये जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन को मूल ढांचा माना। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति को मजबूत करने का काम किया गया था। एसआई बोमाई बनाम भारत संघ, ये 1994 में हुआ था। और आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें धर्मनिरपेक्षता को मूल ढांचा माना गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला 1967 में, संसद मौलिक अधिकारों को संशोधन नहीं कर सकती, बाद में इसे केशवानंद में पलट दिया गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, इसमें क्या मामला था, ये 1978, इसमें आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का विस्तार किया है, विधि का स्मेक और प्रक्रिया को महत्व दिया गया है। और ये सारे हैं जो आपको अलग से नोटपैड बना के, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो क्लास लेने के बाद अलग से नोट कर देना और आपके सामने फ्रंट डेस्क पे चिपका देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखने की चीज़ है। मैंने जो मेन क्वेश्चन थे जो मोस्ट रिपोर्टेड है, यानी बार बार जो क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। आप अगर घटना चक्र में ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगभग 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये मैंने बहुत कम टाइम में और इस टाइप से फॉर्मेट करी है कि जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन वो सारे मैंने यहाँ कवर करवा दिए हैं। और इसकी पीडीएफ मैंने पहले ही बता दिया, आपको वहाँ मिल जाएगी। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला आपका जो क्लासेज है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और मिलते हैं अगली क्लास में।